भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत। आइए जानते हैं इस विरासत को एक सरल रूप में। ये एक स्थापित तथ्य है कि 19वीं सदी के मध्य तक भारतीय समाज और शेष विश्व प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास से लगभग अनजान थे। लॉर्ड कनिंघम और जॉन प्रिंसेप जैसे प्रमुख इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के कार्यों से ही सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्ध, मौर्य और अशोक के युग की गहराई, महिमा और गौरवशाली इतिहास का खुलासा हुआ। इसके पहले तक भारत के अतीत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों का अस्तित्व और इन धरोहरों को किसने नष्ट किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत के इतिहास को पुनः समझने में लॉर्ड कनिंघम और जॉन प्रिंसेप का महत्वपूर्ण योगदान था। 1830 के दशक में जॉन प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ना सीखा, जिससे हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों और उनके शांति, अहिंसा और धर्म के संदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद लॉर्ड कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक और प्रमुख थे, हड़प्पा को वास्तव में विश्व मानचित्र पर रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने भारत के कई पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का पता चला। इन खोजों ने यह स्थापित किया कि भारत में सिंधु घाटी जैसी उन्नत सभ्यता थी और बौद्ध धर्म के समय की शिक्षा प्रणाली में भारत ने विश्व में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्राचीन भारत के ये बौद्ध विश्वविद्यालय शिक्षा और ज्ञान के अप्रतिम केंद्र थे। इन संस्थानों ने बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, विज्ञान और अन्य विषयों को संरक्षित और प्रचारित किया, जिससे भारत दुनिया भर में शिक्षा का केंद्र बना। ये प्रश्न उठता है कि भारतीय समाज, जो प्राचीन कथाओं और महाकाव्यों में उच्च शिक्षा और ज्ञान का दावा करता है, उसे इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पहले क्यों नहीं पता था। भारतीय समाज को सदियों से महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इन ग्रंथों में प्राचीन भारत की वास्तविक घटनाओं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का जलाया जाना या बौद्ध धर्म के प्रसार का कोई ठोस विवरण नहीं मिलता। यदि भारतीय समाज का स्तर बौद्धिक रूप से उन्नत और शिक्षित था और युगों युगों से वैदिक ज्ञान और विज्ञान को संजो कर लाया जा रहा था, तो उसे अपने ही देश में हुई इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी क्यों नहीं थी और उन घटनाओं को अपने ग्रंथों में दर्ज क्यों नहीं किया। दरअसल भारतीय समाज में महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथों को मिथकों और नैतिक शिक्षाओं के रूप में प्रचारित किया गया। इन कथाओं में ऐसा ज्ञान और चरित्र दिखाया गया जो समाज को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित करता है, लेकिन वास्तविक घटनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों से ये ग्रंथ दूर है। लॉर्ड कनिंघम और जॉन प्रिंसेप की खुदाई से पहले भारतीय समाज में बौद्ध धर्म और उससे जुड़े हुए विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, सोमपुर महाविहार, जगदल्ला, पुष्पगिरी, कन्हेरी, रत्नागिरी इत्यादि के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें नष्ट किए जाने के कारणों का कोई प्रमाण ही उपलब्ध था। भारतीय समाज में बुद्ध की शिक्षाओं और उनके अनुयायियों से जुड़े कुछ स्थलों के अलावा अन्य ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव देखा गया है। इन पुरातात्विक खोजों से पहले भारतीय इतिहास की वास्तविकता को समझने का कोई मार्ग नहीं था और समाज में केवल महाकाव्य कथाओं पर आधारित इतिहास का प्रचार किया गया था। इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास के वास्तविक प्रमाण केवल बुद्ध और उनके अनुयायियों से जुड़े हुए स्थलों में ही मिले हैं, जिन्हें सरकार ने समय समय पर खोजा और संरक्षित किया है। ये बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के वास्तविक इतिहास का संज्ञान हमें पुरातात्विक खोजों के बाद ही मिला। पहले भारतीय समाज को जिन कथाओं और महाकाव्यों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई, उनका ऐतिहासिक तथ्यों से सीधा संबंध नहीं था। भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कहा जाता है कि भारत के धार्मिक साहित्य में 4 प्रमुख युग, जिनमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, की कल्पना की गई है। ये युग आदर्श
नैतिकता और आध्यात्मिक गुणों की अवधारणाओं को दर्शाते हैं, जिनमें सतयुग को एक स्वर्ण युग और कलयुग को संघर्ष के युग के रूप में माना जाता है। हालांकि ये मिथीकीय अवधारणाएं पृथ्वी के वैज्ञानिक कालखंडों से मेल नहीं खाती, जिनमें पृथ्वी के विकास का विभाजन वास्तविक भूवैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। भारत की प्राचीन भाषाओं और लिपियों का भी एक लंबा इतिहास है, जो सांस्कृतिक विकास का हिस्सा है। पुराने समय में ज्ञान को प्राय पाली भाषा और ब्राह्मी और धम लिपि में दर्ज किया जाता था। ये प्राचीन भारतीय लिपियां थी, जो संस्कृत भाषा और उसकी देवनागरी लिपि से बहुत पहले उपयोग में थी। देवनागरी लिपि में संस्कृत का व्यवस्थित प्रयोग लगभग 700 से 1100 ईस्वी के बीच हुआ। पाली भाषा में कई बौद्ध ग्रंथ रचे गए हैं, जो उस समय के मुख्य ज्ञान स्रोत थे। भारत अपनी सांस्कृतिक, दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। लगभग 3000 वर्ष पहले बुद्ध के करुणा, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों ने समाज को नई दिशा दी। इस ज्ञान के आकर्षण से कई विद्वान और यात्री भारत आए, ताकि वे भारतीय दर्शन और ज्ञान का अध्ययन कर सकें। सबसे पहले मेगस्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और पाटलिपुत्र में रहे। उनकी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज, प्रशासन और जीवन का वर्णन है, जो प्राचीन भारत के बारे में सबसे पुराने बाहरी स्रोतों में से एक है। इसके बाद फाहियान, जो चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे, 399 ईस्वी में भारत आए और करीब 13 वर्षों तक यहाँ रहे। उन्होंने लुम्बिनी, कपिलवस्तु और नालंदा जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का दौरा किया और भारतीय समाज व धार्मिक जीवन का वर्णन किया। इसके बाद ह्वेनसांग, जो चीन के एक भिक्षु और विद्वान थे, 629 ईस्वी में भारत आए और लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहे। उनकी पुस्तक ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन में उन्होंने भारत की बौद्ध शिक्षा और समाज का विस्तृत विवरण दिया है। इसके बाद इत्सिंग भी 671 ईस्वी में भारत आए और लगभग 10 साल तक नालंदा और अन्य बौद्ध मठों में रहे। उनकी यात्रा से संबंधित पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ बौद्ध प्रैक्टिसेज में भारतीय समाज और बौद्ध जीवन का वर्णन है। इसके बाद अल-बिरूनी, जो एक फारसी विद्वान थे, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आए। उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया और किताब अल हिंद लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय विज्ञान, धर्म और रीति रिवाजों का गहन विश्लेषण किया है। इसके बाद इब्न बतूता, जो मोरक्को के एक यात्री थे, 1333 ईस्वी में भारत आए और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के रूप में कार्य किया। उनकी यात्रा वृत्तांत में भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था का उल्लेख है। ये सभी अपने समय के बहुत पढ़े लिखे और मेधावी अनुसंधानकर्ता और छात्र रहे थे, जो भारत में तब के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया करते थे। इन यात्रियों की रचनाओं से प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इनके विवरणों से ये सिद्ध होता है कि उस समय का भारत बौद्ध धर्म के ज्ञान और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इतिहास के झरोखे से ही पता लगा कि हिंदू शब्द भी बाहरी लोगों द्वारा दिया गया था। अरब और फारसी लोग भारत में सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू पुकारते थे। ये शब्द समय के साथ भारतवासियों की पहचान का एक हिस्सा भी बन गया, लेकिन इसके बहुत पहले बुद्ध के समय से ही भारत को जम्बूद्वीप और भारत के नाम से ही पहचाना जाता था। बौद्ध धर्म का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। इसके सिद्धांतों और शिक्षा को पूरे एशिया में, जैसे कि मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर देशों में भी अपनाया एवं इसने अपनी मजबूत पहचान बनाई। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बौद्ध सिद्धांतों को शांति और सहअस्तित्व के संदेश के रूप में फैलाया। न केवल बौद्ध धर्म, बल्कि उसके साथ जुड़ी कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक तत्व भी विभिन्न देशों में फैल गए। महाकाव्य जैसे कि रामायण
और महाभारत भी भारत के साहित्यिक धरोहर का हिस्सा है। इन रचनाओं का मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना था और ये केवल पौराणिक कथाएं हैं जिनका जन्म भी बौद्ध जातक कथाओं से ही हुआ और इनका भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए इन्हें विद्यालयों में इतिहास के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि साहित्य और कहानियों के रूप में पढ़ाया जाता है। आज भी जब कभी भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जाता है तो बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये भारत के दार्शनिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बनता है। इस विरासत का प्रमाण शांति, करुणा और ज्ञान के संदेश के रूप में मिलता है, जो मात्र मिथकों और कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, अपितु ऐतिहासिक तथ्यों और घटित घटनाओं पर आधारित है। इस रोचक जानकारी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।